नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश तथा भारत की दैनिक समसामयिकी 2022-23 के 31 मार्च के इस नए सेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश तथा भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जानेंगे जो कि दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देर के पहले तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसीलिए इस प्रश्न को आप लोगों के सामने रखा है। मध्य प्रदेश में जो हाल ही में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उससे संबंधित है। देखिए, हाल ही में एमपी के सीएम ने किस पर्व को राजकीय पर्व एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया है? वो मध्य प्रदेश का कौन सा पर्व है जिसको मध्य प्रदेश के सीएम जिन्होंने उसको राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको घोषित किया है, अनाउंस किया है, कर दिया है ना? तो वो कौन सा पर्व है? यहाँ पर आप देख तो रहे होंगे, लिखा लिखाया यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में हमें डिटेल में जानना है क्योंकि ये प्रश्न ऐसे आते हैं तो इन टॉपिक से, प्रॉपर टॉपिक से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी बना है, उसको भी हम थोड़ा सा समझा रहे हैं अच्छे से। पहले तो आप जान लीजिए कि कौन सा वो पर्व है जिसको राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। तो उस पर्व का नाम है दोस्तों, उस पर्व का क्या नाम है? भगोरिया। देखिए दोस्तों, भगोरिया पर्व हम यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन भगोरिया एक्चुअल में भील जनजातियों का एक भगोरिया नृत्य भी होता है ना? भगोरिया समारोह मेला भी यहाँ पर लगता है ना? तो यह यहाँ पर आपको याद रखना है। ये किस जनजाति का है दोस्तों? ये भीलों का है। यहाँ पर हमने लिखा भी है आगे चल करके, है ना? भीलों का है। भीलों का इसे प्रणय पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? भीलों का इसे प्रणय पर्व के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों, ये 7 दिन तक चलता है। यह त्योहार जो है इनका 7 दिन तक यह मेला लगता है। और 7 दिन तक यह पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? होलिका दहन के 7 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और होलिका दहन तक इसमें चलता है। उसमें अलग अलग प्रकार की फंक्शन होती हैं, जिसमें से एक फेमस फंक्शन है आपका गोल गधेड़ो नृत्य, है ना? इसमें तीसरे चौथे दिन यहाँ पर गोल गधेड़ो नृत्य कराया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन सी जनजाति का है दोस्तों? भील जनजाति का है ना? भगोरिया नृत्य के, भगोरिया मेला के, भगोरिया पर्व के अंतर्गत इसको आयोजित कराया जाता है गोल गधेड़ो नृत्य। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो भगोरिया मेला है ये प्रमुख रूप से कहां पर लगता है? ये पर्व कहां का पर्व है? तो दोस्तों झाबुआ और अलीराजपुर यहाँ पर दोस्तों स्पेशल यहाँ पर ये मनाया जाता है, यहाँ की भील जनजातियों के द्वारा। तो भील जनजातियों के द्वारा जो कि अलीराजपुर और झाबुआ की हैं, यहाँ पर ये भगोरिया मेला आपका लगता है और यही पर्व है दोस्तों। इसी को पर्व भी कहते हैं और इसी को दोस्तों राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप धरोहर घोषित कर दिया गया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि पर्व की बात आई है तो इसलिए हम एमपी के कुछ प्रमुख पर्व हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एमपी के जो प्रमुख पर्व हैं उनमें से जैसे आप डोल ग्यारस पर्व, दोस्तों जो डोल ग्यारस पर्व है ये कहां पर मनाया जाता है? डोल ग्यारस पर्व दोस्तों आपका मनाया जाता है मालवा प्लस राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में। मालवा और राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ पर डोल ग्यारस पर्व मनाया जाता है एमपी के, ये भी याद रखना है। मेघनाथ पर्व दोस्तों ये गोंड जनजाति का पर्व है। किस जनजाति का पर्व है दोस्तों? मेघनाथ पर्व दोस्तों गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला मेघनाथ पर्व निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, गोंड जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। अगला है दोस्तों गणगौर पर्व। गणगौर पर्व और दोस्तों इसी नाम से नृत्य भी है, गणगौर नृत्य। तो आपको याद रखना है, गणगौर आपसे पर्व पूछा जाए या फिर गणगौर नृत्य पूछा जाए तो ये दोस्तों कहाँ का है? निमाड़ का है, यानी कि खंडवा खरगोन का है। इन्हीं को तो निमाड़ कहते हैं, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़। तो ये निमाड़ एरिया में प्रचलित एक गणगौर पर्व है और इसी को ही नृत्य कहते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? चलिए, सिंहस्थ कुंभ ये कहां पर लगता है दोस्तों? उज्जैन में। ये आप सभी को पता है कि प्रत्येक 12 वर्ष में यहां पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उज्जैन में। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? उज्जैन जो है आपका वो क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है और यहीं पर दोस्तों सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जो अभी पिछला वाला सिंहस्थ कुंभ मेला 2016 में आयोजित हुआ था और नेक्स्ट जो होगा वो 2028 में यहां पर आयोजित किया जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा लारू काज पर्व। क्या है? लारू काज पर्व। ये दोस्तों गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। लारू काज जो पर्व है आपका गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है
और इस पर्व में एक्चुअल में गोंड जनजाति क्या करती हैं? यहाँ पर दोस्तों पूजा की जाती है, सूअर का विवाह कराया जाता है ना। इस तरह का यह पर्व है। किस जनजाति में प्रचलित पर्व है ये? तो गोंड जनजाति का प्रचलित पर्व है। जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया मेघनाद पर्व कौन सी जनजाति का? गोंड जनजाति का। तो ये भी गोंड जनजाति का ही पर्व है। तो दोस्तों इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और है थोड़ा सा संजा पर्व दोस्तों एक मनाया जाता है यहाँ पर। ये मालवा का पर्व है, स्पेशल संजा पर्व। वहां की दोस्तों कन्याओं के द्वारा फूल पत्ती और नेचुरल रंगों से चित्रकारी की जाती है। तो दोस्तों संजा लोक चित्रकला भी है जो कि आपके मालवा वाले इलाके में मनाई जाती है या बनाई जाती है चित्रकारी। ठीक, तो ये पर्व भी है और चित्रकारी है, इसलिए इसको मनाया भी जाता है और चित्रित भी किए जाते हैं दीवारों पर, जमीन पर। क्लियर? कन्याओं के द्वारा वहां पर फूल पत्ती इस तरह के कलर से का यूज करके। ठीक, एक और है दोस्तों यहाँ पर नवान्न पर्व। नवान्न पर्व दोस्तों दिवाली के 11वें दिन यानी कि 11 के दिन यह त्योहार, ये पर्व मनाया जाता है। तो नवान्न पर्व भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों ये हुए एमपी के प्रमुख पर्व और मेले, हमने यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाए हैं। और यहाँ पर आपको इसी तरह से इसी डायग्राम का उपयोग करते हुए अपनी कॉपी में लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन रखने से अच्छा है कि इतनी कम जगह में, क्योंकि अभी व्यवस्थाएं कम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड न्यूज ही रखते हैं। देखिए हाल ही में एमपी के किस शहर में, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में फौजी मेला 2023 आयोजित किया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके किसी भी तरह के एग्जाम में जो आप एमपी के एग्जाम दे रहे हैं उनमें आ सकता है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में दोस्तों फौजी मेला 2023 का आयोजन कराया जा रहा है? फौजी मेला 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के कौन से शहर में आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों याद रखना 29 मार्च से इसका आयोजन चालू हो गया। 29 मार्च से दोस्तों इसका आयोजन चालू हो गया। आज कितनी है? 31 मार्च है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कहां पर? ये भोपाल में दोस्तों आयोजित कराया जा रहा है। कहां पर दोस्तों? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में फौजी मेला 2023 का आयोजन हो रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है, 29 मार्च से इसको शुरू किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां पर मेला की बात आई है, देखिए ऊपर भी इसी तरह का कुछ प्रश्न था। तो एमपी में यहां पर स्पेशल मेलों की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए देश का पहला ईट राइट मेला, देश का पहला ईट राइट मेला दोस्तों ये कहां पर लगा? ये भोपाल में लगता है ना। कहां पर लगा दोस्तों? भोपाल में। देश का पहला ईट राइट मेला भोपाल में आयोजित हुआ। एक है अंतरराष्ट्रीय वन मेला, कहां पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वन मेला ये कहां पर? ये भी दोस्तों भोपाल में लगता है। तो इसको भी आपको ठीक तरह से याद रखना है ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ग्रामोदय मेला, ये ग्रामोदय मेला दोस्तों कहां पर लगता है? ये चित्रकूट में लगता है ग्रामोदय मेला। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, चित्रकूट में ग्रामोदय मेला लगता है। दोस्तों तुलसी समारोह का आयोजन चित्रकूट में ही किया जाता है ना। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना, तुलसी समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? चित्रकूट में किया जाता है ना। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय ये कहां पर है? चित्रकूट में ही है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ये भी यहां पर है। तुलसी समारोह, तुलसी मेला, ग्रामोदय मेला ये सब चित्रकूट में है। और महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय ये भी कहां पर है? चित्रकूट में है। ये भी आपको नोट कर लेना है ना। अगला देखिए त्रिवेणी मेला, त्रिवेणी मेला दोस्तों कहां पर लगता है? ये लगता है अपना रतलाम में। त्रिवेणी मेला दोस्तों कहां पर लगता है? रतलाम में। रतलाम का जीआई टैग क्या है आप लोग बताइएगा? रतलाम का जीआई टैग यहां पर आपको कमेंट करके बताना है। बाबा गरीबनाथ का मेला दोस्तों कहां पर लगता है? शाजापुर में। बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है। त्रिवेणी मेला रतलाम में लगता है। और रतलाम का जीआई टैग क्या है दोस्तों? रतलामी सेब। ये भी आपको ठीक तरह से याद रखना है। इसमें दोस्तों इतना ही देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये अभी जस्ट हाल ही में ये जो यहाँ पर ये नया इनोवेशन हुआ है भारत में, एक नया हमने माइलस्टोन को प्राप्त किया है। ये बहुत है दोस्तों, अंतरिक्ष की क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी सफलता है ये भारत की। इसको चलिए देखते हैं आखिर ये क्या है। ये चूंकि रॉकेट से संबंधित है तो इसमें हम रॉकेट के बारे में बहुत सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न पहले क्या है ना। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है? आपको बताना है दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट ये कौन सा है, इसका नाम बताइए, जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है।
प्रश्न कह रहा है दुनिया का पहला है। अब देखिए दुनिया का पहला है दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए ये आप लोग खुद ही अंदाजा अपने आप से लगा सकते हैं। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट ये कौन सा है जो कि सफलतापूर्वक क्या हुआ है, लॉन्च हो गया है, सफलतापूर्वक जिसको कि लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। इसका नाम है टेरॉन फर्स्ट। टेरॉन फर्स्ट है दोस्तों, 110 फीट इसकी लंबाई थी। तो पहले तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर 3D मुद्रित या 3D प्रिंटेड रॉकेट क्या कहलाते हैं। अभी तक तो अपन लोग रॉकेट सुनते थे कि इसरो जो है तो रॉकेट का निर्माण करता है और यही रॉकेट होते हैं जो अपने अंतरिक्ष, यही रॉकेट यानी कि ऊपर जो जाते हैं और इसी में उपग्रह लेकर के ऊपर भेज सकते हैं। बात समझ में आई ना। तो इस तरह के आपने रॉकेट सुने होंगे, रॉकेट बनाए जाते थे। लेकिन रॉकेट को बनाने में दोस्तों जो पूरा इसका 110 फीट की लंबाई है ना, ये काफी समय ले लेता था दोस्तों इसमें पूरा डिजाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत मजबूत बनाना पड़ता था, है ना। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, 3D प्रिंटेड यानी कि अब प्रिंटिंग मशीन इसमें लग गई है जो कि पूरा रॉकेट का ढांचा निर्मित करती है ना। और लगभग दोस्तों 60 दिन में ये तैयार हो जाता है एक रॉकेट। तो दोस्तों भारत कितनी जल्दी जल्दी अब रॉकेट बनाएगा ये भी आप याद रख सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं कि 3D प्रिंटर मतलब आप देखेंगे तो सीधा सीधा प्रिंट होता चला जाएगा ये पूरा रॉकेट, है ना। 60 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा ये तैयार हो जाएगा। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर। अब अगर दोस्तों यहां पर देखा जाए, यहां पर टेरॉन फर्स्ट है इस रॉकेट का नाम, जो कि सफलतापूर्वक दोस्तों लॉन्च हो गया है ना। और किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया दोस्तों, तो ये तैयार किया गया दोस्तों रिलेटिविटी स्टार्टअप कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, रिलेटिविटी स्टार्टअप कंपनी के द्वारा यह तैयार किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। कंपनी का नाम दोस्तों जरूर याद रखना, रिलेटिविटी स्टार्टअप कंपनी है दोस्तों, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है ना। और ये कंपनी कैलिफोर्निया की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। तो ये भी आपको याद रखना है, कैलिफोर्निया अमेरिका की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। इसी ने दोस्तों टेरॉन फर्स्ट रॉकेट जो है दुनिया का पहला 3D मुद्रित है, इसको लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना है ना। पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है ये दुनिया का, ये तो हमने अभी आपको जस्ट बताया है ना दोस्तों। 3वें प्रयास में, तीसरी बार के प्रयास में दोस्तों इसको लॉन्च हुआ है, यानी कि पहले और दूसरे 2 प्रयास इसके असफल हुए लॉन्च करने में। लेकिन दोस्तों ये जो तीसरा प्रयास में लॉन्च तो हो गया, लेकिन समस्या यहां पर आ गई कि जहां पर इसको ऑर्बिट में जाना था वो ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो पाया। जो सामान लेकर के ये जा रहा था वो ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो पाया, ठीक तरह से ये लैंड वहां पर नहीं कर पाया। ये भी आपको यहां पर याद रखना है, इसमें यह असफल हो गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें फ्यूल का जो है, फ्यूल क्या डाला गया था। फ्यूल देखिए दोस्तों, तरल ऑक्सीजन और प्राकृतिक ईंधन यानी कि नेचुरल ईंधन जो है आपका और तरल ऑक्सीजन, इसका प्रयोग किया गया था, इन दोनों का मिक्सचर। और दोस्तों भविष्य का प्रणोदक या भविष्य का ईंधन दोस्तों इसी को कहा जाता है, तरल ऑक्सीजन और प्राकृतिक ईंधन, ये भविष्य का प्रणोदक कहलाते हैं। तो ये भी आपको ठीक तरह से दोस्तों याद रखना है। अगर हम आपसे यहां पर पूछें, देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आप लोगों के लिए लिखे हैं भारत के बारे में। भारत का पहला रॉकेट दोस्तों, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था ये आपको यहां पर बताना है। भारत ने पहला रॉकेट यहां पर कब लॉन्च किया था, तो याद रखिए 1963 में भारत ने पहला रॉकेट क्या किया था, लॉन्च किया था। 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। नाम क्या था दोस्तों, नाइक अपाचे। उस रॉकेट का नाम क्या था, नाइक अपाचे। दोस्तों 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। लेकिन याद रखें जो नाइक अपाचे है ना, नाइक अपाचे दोस्तों भारत का पहला रॉकेट जरूर था, है ना, लेकिन यह स्वदेशी नहीं था, स्वदेशी नहीं था। ये किसका था, ये अमेरिका से हम लोगों ने खरीदा था। हमने किससे लिया था दोस्तों, ये अमेरिका से हमने यहां पर इसको लिया था, नाइक अपाचे। तो इस तरह से भारत ने पहली बार रॉकेट लॉन्च तो किया, लेकिन स्वदेशी नहीं था। अगर स्वदेशी पूछा जाए कि भारत का खुद का बनाया हुआ पहला रॉकेट, तो दोस्तों 1967 में, 1967 में रोहिणी 75 या RH-75 इसको हमने 1967 में क्या किया था, लॉन्च किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 1967 में ये पहला स्वदेशी था और यह स्वदेशी नहीं था। तो इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी है।
और देखा जाएंगे तो पहला अंतरिक्ष उपग्रह, दोस्तों पहला अंतरिक्ष उपग्रह भारत ने कौन सा भेजा था, उसका नाम सबको पता है, आर्यभट्ट 1975 में पहला अंतरिक्ष उपग्रह। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, कई बार हम इसको पूछते हैं तो वो लोग इसको बता देते हैं ना। तो अंतरिक्ष उपग्रह जो लॉन्च किया गया था वो आर्यभट्ट था 1975 में, और रॉकेट जिसमें रख करके इनको भेजा जाता उपग्रह वगैरह को, है ना, तो रॉकेट जो लॉन्च किया गया था 1967 में स्वदेशी, और पहला 1963 में अमेरिका से लिया हुआ। क्लियर, इतनी बातें याद रखना है। कुछ अन्य चीजें जो हाल ही फिलहाल में घटित हुई थी इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, वन वेव इंडिया मिशन, एक भारत का मिशन है, उसका नाम क्या है, वन वेव इंडिया मिशन, है ना। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यहां पर बताना है आपको, वन वेव इंडिया मिशन किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। दोस्तों यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों आप बताइए, इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, आपको बताना है। इसरो के वर्तमान में हेड अगर देखा जाए दोस्तों तो एम सोमनाथ हैं, मेजर सोमनाथ हैं इसरो के वर्तमान हेड। इसरो की दोस्तों यहां पर स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो इसरो की स्थापना कहां से कब हुई थी दोस्तों, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। वर्तमान दोस्तों हेड कौन है, एम सोमनाथ, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है इसका पूरा नाम। दोस्तों इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, वन वेव इंडिया मिशन, है ना। और याद रखना यहां पर जो वन वेव इंडिया मिशन है ना, इस मिशन में बहुत सारे उपग्रहों को भेजा जाना है, एक मिशन है ना। तो इस वाले मिशन में जो अभी लॉन्च किया गया था LVM-3, है ना, LVM-3 जो मार्क 3, ये जो आपका मिशन था ना, लॉन्चिंग व्हीकल एक मार्क 3, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 जो आपका था, इसके माध्यम से 36 उपग्रहों को भेजा गया। कितने, 36 उपग्रहों को LVM मार्क, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 है ना, इसके माध्यम से दोस्तों इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को ऊपर भेजा गया था एक साथ। कहां पर भेजा गया था, ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में एक साथ वन वेव इंडिया मिशन के तहत 36 उपग्रहों को भेजा गया था। ऐसा नहीं कि 36 भेज दिए गए तो अब नहीं भेजे जाएंगे, है ना, अभी और भेजे जाने हैं, क्योंकि वन वेव इंडिया मिशन में बहुत सारे रॉकेट को लॉन्च किया जाना है। दोस्तों अब इसरो क्यों कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसरो की जो व्यापारिक संस्था है, वाणिज्यिक संस्था, वो दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, फिर दूसरे प्राइवेट लोगों के जो है उपग्रह को ऊपर भेजती है, ये इसका काम होता है ना। तो लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 है, इसके माध्यम से 36 उपग्रहों को ऊपर एक साथ पटका गया, ये भी आपको याद रखना है लो अर्थ ऑर्बिट में। अगर देखा जाए दोस्तों पहला प्राइवेट रॉकेट भारत का कौन सा था, कौन सा है, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, प्राइवेट मतलब पहला आपका निजी रॉकेट कौन सा है दोस्तों, उसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस दोस्तों भारत का पहला निजी रॉकेट है, और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, स्काई रूट कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों भारत का पहला क्या है, प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है, विक्रम एस भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसरो के संस्थापक कौन है, इसरो के संस्थापक कौन है, ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसरो के संस्थापक कौन है और इसरो का मुख्यालय कहां पर है, ये भी आपको यहां पर बताना है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है और इसरो के संस्थापक कौन है, ये भी आपको यहां पर बताना है। अच्छा कमेंट में ये जरूर बताइएगा ना, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल सेकंड जो उड़ान इसकी हुई थी, क्योंकि इसकी पहली उड़ान जो हुई थी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की, है ना, पहली उड़ान इसकी असफल हो गई थी कुछ दिनों पहले। तो इसकी अब जो सेकंड उड़ान इसकी की गई है, सेकंड उड़ान इसने जो भरी है, उसमें कौन कौन से रॉकेट को, कौन कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इसमें, है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दोस्तों ये जो एल लगा होता है इसका मतलब लॉन्चिंग व्हीकल मतलब व्हीकल, मतलब ये तो एक गाड़ी है ऊपर ले जाने के लिए बस अंतरिक्ष यान को, है ना, अंतरिक्ष यान है, ये सामान को लेकर के ऊपर जाते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट है इनको लेकर के ऊपर ये जाते हैं। तो इसके माध्यम से जो सेकंड इसकी उड़ान हुई, इसमें आजादी सेट 2 को ऊपर भेजा गया, क्योंकि आजादी सेट जो पहला था उसकी पहली उड़ान में ही वो असफल हो गया था, है ना। और आजादी सेट 2 जो है दोस्तों याद रखना, ये ग्रामीण लड़कियों के द्वारा तैयार किया गया एक क्या है, उपग्रह है आजादी सेट 2, ये भी याद रखना है। और दूसरा जो लॉन्च किया गया है दोस्तों EOS 07, ये दूसरा लॉन्च किया गया। इनको कहां पर भेजा जाएगा, 450 किलोमीटर
की ऊंचाई पर दोस्तों गोलाकार ऑर्बिट में जो पृथ्वी की ये क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, है ना। तो इतना भी आपको यहाँ पर भी याद रखना है दोस्तों। इस न्यूज में हमने बहुत सारी चीजों को समझा है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये जितने भी हमने आपको पॉइंट बताए हैं ये भी आपको याद रखने हैं। पहला स्वदेशी रॉकेट जो भारत का RH-75 1967 में, और अगर स्वदेशी ना पूछा जाए तो सिर्फ पहला पूछा जाए तो नाइक अपाचे, है ना, 1963 में। ये भी आपको याद रखना है। पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट था, 1975 में आपका उपग्रह भेजा गया। क्लियर। और इसके रिलेटिविटी स्टार्टअप कंपनी के द्वारा टिरान फर्स्ट जो है भारत का पहला 3D टिरान फर्स्ट दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ये भी आपको याद रखना है। ये इस तकनीक का प्रयोग करके दोस्तों अब रॉकेट के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा क्रांति आ जाएगी, बहुत ही जल्दी ये रॉकेट तैयार हो जाया करेंगे। इसके बारे में भी दोस्तों दो प्रश्न आपके यहाँ पर जो है एमपीजीएस से संबंधित है, एमपी करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट को बताया है, ये सभी आपको पूरे के पूरे कॉपी में नोट कर लेने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।